हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं सुनील कुमार, आपके चैनल द स्टडी वीडियो पे आपका स्वागत है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए चलते हैं टॉपिक की ओर। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रेसिडेंट, अर्थात हम लोग राष्ट्रपति के बारे में यहाँ पे डिटेल से सारी चीजें जानने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, इसे मैंने एक चार्ट के माध्यम से आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा होगा, इसके बारे में जो है कि सारी चीजें यहाँ पे डीप से हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, जिससे आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आपके एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। ये पीटी के लिए भी और आप मेंस के लिए भी जो है कि शब्दों को जो है अपनी भाषा में इसको लिख सकते हैं। तो देखिए, अगर हम लोग प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो ये हमारे देश के संविधान के भाग 5 के अंतर्गत संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत द यूनियन में सम्मिलित किया जाता है। वहीं अगर बात करते हैं तो आपका आर्टिकल 52 में कहा गया है कि भारत के लिए एक आपका राष्ट्रपति होगा, और जो राष्ट्रपति का पद होता है ये सर्वोच्च संवैधानिक पद होता है, अर्थात भारत में इससे बड़ा कोई पद आपका नहीं होता है। और वहीं राष्ट्रपति साहब की बात करते हैं तो राष्ट्रपति साहब को कई नामों से जाना जाता है। इन्हें हम लोग हेड ऑफ नेशन या भारत या राष्ट्र का मुखिया भी हम लोग कहते हैं, और ये भारत के प्रथम नागरिक होते हैं। तो देखिए, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं जो है कि आपके चार्ट के माध्यम से मैंने आपको यहाँ पे बताने का प्रयास किया हुआ हूँ। तो देखिए, इसको हम लोग हाईलाइट कर देते हैं, और ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में भी पूछा हुआ है। तो देखिए, जो राष्ट्रपति का जो पद आपका होता है ये हमारे संविधान के भाग 5 के अंतर्गत द यूनियन में संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। वहीं आपका आर्टिकल 52 में कहा गया है कि भारत के लिए एक आपका राष्ट्रपति होगा, और ये आपका सर्वोच्च संवैधानिक पद होता है। वही बात करते हैं तो हमारे देश का मुखिया या हमारे राष्ट्र का मुखिया या हेड ऑफ नेशन हमारे कौन होते हैं? तो प्रेसिडेंट साहब होते हैं, और ये भारत के जो प्रथम नागरिक होते हैं, फर्स्ट सिटीजन ऑफ द इंडिया। और सेकंड सिटीजन कौन होता है? तो वाइस प्रेसिडेंट आपके हो जाते हैं। वहीं अगर बात करते हैं जो हमारी कार्यपालिका होती है उसका प्रमुख या इसका नाम मात्र का प्रमुख कौन होता है? तो ये हमारे प्रेसिडेंट साहब होते हैं। और कभी कभी आपके एग्जाम में थोड़ा क्वेश्चन घुमा करके पूछता है, आपसे कोई देता है कि हमारी जो कार्यपालिका होती है इसका एक्चुअल में हेड कौन होता है, अर्थात इसके उसका वास्तविक प्रमुख कौन होता है कार्यपालिका का, तब हमारा आंसर हो जाता है प्राइम मिनिस्टर साहब। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं। इसके बाद देखिए, मैंने चार्ट के माध्यम से बताया है कि अगर आपको राष्ट्रपति बनना है तो आपके अंदर क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अगर आपको राष्ट्रपति का इलेक्शन आपका कैसे होता है तो निर्वाचन के बारे में हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। और राष्ट्रपति साहब का टर्म या पदावधि कितने वर्ष की होती है, अगर पद रिक्त हो जाता है तब उनके चार्ज को कौन लेता है। तो ये सारी चीजों को हम लोग इसके अंतर्गत यहाँ पे सीखने का प्रयास करते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रपति साहब को शपथ कौन दिलाता है, या अपना त्याग पत्र किसको देते हैं, इनको सैलरी कितनी मिलती है, इनके ऊपर इम्पीचमेंट लगाने की प्रक्रिया क्या होती है, और अगर चुनाव संबंधी कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो उसका डिसीजन कौन लेता है। इसके बाद हम राष्ट्रपति साहब के पावर्स के बारे में जानेंगे कि इनके पास कौन कौन सी शक्तियां होती हैं, जिसके अंतर्गत आपका लेजिस्लेटिव पावर होता है, एक्सिक्यूटिव पावर होता है, जुडिशरी पावर होता है, इमरजेंसी और मिलिट्री पावर के बारे में जानेंगे। और उसके बाद हम लोग जानेंगे कि किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के संदर्भ में कौन कौन सा प्रावधान किया गया है। ये सारी चीजें आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं कई बार पूछी गई हैं। और इसके बाद लास्ट में हम लोग जो है क्वेश्चन आंसर सेशन के माध्यम से क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो आइए एक पॉइंट पे चलते हैं। तो सपोज करिए आपको जो है कि भारत का राष्ट्रपति बनना है, तो आपके अंदर क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो देखिए, इसके लिए आपको भारत का नागरिक होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक हो। अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आप भारत के जो है कि सबसे ऊंचे सर्वोच्च पद पे व्याप्त हो सकते हैं। वहीं बात करते हैं कि राष्ट्रपति बनने के लिए आपकी मिनिमम अर्थात न्यूनतम एज क्या होनी चाहिए। तो देखिए, कई बार ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, तो मिनिमम एज आपकी 35 हो चुकी होनी चाहिए। अगर आप जो है कि 35 ईयर जो है कि कंप्लीट कर लिए हैं तो आप राष्ट्रपति की उम्मीदवारी के लिए आगे आ सकते हैं। वहीं आपके एग्जाम में ये भी बन के आता है कि राष्ट्रपति की मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए, अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो इसका निर्धारण हमारे देश के संविधान में नहीं किया गया है। और देखिए, राष्ट्रपति बनने के लिए आपको लोकसभा का सदस्य बनने की अर्हता या फिर योग्यता आपके पास होनी चाहिए। और उसके बाद वही बात करते हैं तो राष्ट्रपति बनने के लिए आपको लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर ना हो, अर्थात जो आपके ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का पद होता है उस पर आपको नहीं होना चाहिए। आपका ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का पद होता क्या है? तो कहीं ना कहीं आप सरकारी जो है कि संस्था से जुड़े हुए हैं, सरकारी नौकरी कर रहे हैं, जिसके द्वारा आपको जो है कि सरकारी वेतन, पेंशन या भत्ता मिल रहा है, तो आप इसके लिए जो है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और देखिए, मेन आपका है, इसके बाद जो आपके एग्जाम में पूछता भी है, इसके लिए आपको जो है कि 50-50 का मैटर होना चाहिए, अर्थात देखिए आपके पास 50 प्रस्तावक होने चाहिए और 50 आपके पास अनुमोदक होने चाहिए। देखिए, ये क्या होता है?
तो देखिए अगर आप जो है कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए आ रहे हैं तो 50 आपके एमपी ऐसे होने चाहिए जो आपके बारे में प्रस्ताव लाएं कि ये कैंडिडेट हमारा सही है, इसको हम लोग जो है कि सपोर्ट कर रहे हैं। वही 50 आपके जो है कि अगले कैंडिडेट ऐसे होने चाहिए जो आपको अप्रूवल कर सके, आपका जो है कि अनुसमर्थन या अनुमोदन आपका कर सके। टोटल आपके पास 100 कैंडिडेट होने चाहिए जो आपको सपोर्ट करते हैं। तो देखिए यही चीजें हमारे पास नहीं होती, इसलिए हम लोग राष्ट्रपति के चुनाव से बाहर रहते हैं, नहीं तो हम लोग राष्ट्रपति का चुनाव भी लड़ जाते हैं। ठीक है, तो चलिए ये सारी चीजें जो है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे एग्जाम में पूछी हुई है। ठीक है, तो इसको अच्छे से लिख लीजिए। यहाँ पे आपके हो जाएंगे 50 प्रस्तावक और आपके 50 अनुमोदक। इसको इंग्लिश में बोलते हैं आपके 50 जो है कि प्रपोजल लाने वाले, 50 आपके अप्रूवल करने वाले, टोटल 100 होने चाहिए। तो चलिए इसकी बात करते हैं अगले पॉइंट की ओर। तो देखिए अगला पॉइंट आपका इलेक्शन की बात करते हैं। तो सपोज करिए राष्ट्रपति का जो है कि इलेक्शन आपका कैसे होता है, तो इनका इलेक्शन आपका अप्रत्यक्ष होता है, इनडायरेक्ट जो है कि इनका इलेक्शन होता है। तो देखिए अप्रत्यक्ष क्या होता है, तो अप्रत्यक्ष आपके निर्वाचन ऐसे होते हैं जिसमें हम लोग अपने वोटिंग राइट का प्रयोग नहीं करते हैं, हमारे द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं उनके द्वारा यहाँ पे वोटिंग किया जाता है। तो देखिए इसको थोड़ा डिटेल में समझ लीजिए। देखिए आपके इलेक्शन दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष आपका होता है, दूसरा आपका अप्रत्यक्ष होता है। जो डायरेक्ट आपके इलेक्शन होते हैं इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग अपने वोटिंग राइट का प्रयोग करते हैं, अर्थात आप कह सकते हैं जो भी इलेक्शन होता है तो उसमें हम लोग वोट देने जाते हैं तो वो सारे इलेक्शन आपके प्रत्यक्ष कहलाते हैं। तो ऐसे कौन कौन से आपके इलेक्शन होते हैं, तो देखिए लोकसभा का जब इलेक्शन होता है तो हम लोग वोटिंग करने जाते हैं, आपका जो विधानसभा का इलेक्शन होता है तो हम लोग वहाँ पे अपने वोटिंग राइट का प्रयोग करते हैं। वहीं आपके जो है कि पंचायत की जो इलेक्शन होते हैं वहाँ पर भी हम लोग अपनी वोटिंग राइट का प्रयोग करते हैं, और जो आपके नगर निगम वाले इलेक्शन होते हैं तो वहाँ पर भी हम लोग वोटिंग राइट का प्रयोग करते हैं। तो ये सारे इलेक्शन आपके प्रत्यक्ष हो जाते हैं, डायरेक्ट आप हो जाते हैं। वहीं अगर अप्रत्यक्ष या इनडायरेक्ट की बात करते हैं तो ये ऐसे इलेक्शन होते हैं जिसमें हम लोग अपने वोटिंग राइट का प्रयोग नहीं करते, हमारे द्वारा चुने हुए जो प्रतिनिधि होते हैं उनके द्वारा आपका वोटिंग किया जाता है। तो ऐसे इलेक्शन आपके कौन से जाते हैं, प्रेसिडेंट साहब का हो जाता है, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, आपका राज्यसभा का होता है और विधान परिषद का होता है। तो ये सारे इलेक्शन आपके जो है कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष के बारे में से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। इसके बाद देखिए निर्वाचन की बात करते हैं तो इनका निर्वाचन कैसे होता है, तो इसके लिए आपका निर्वाचक मंडल का गठन किया जाता है, निर्वाचक मंडल, इसे इंग्लिश में आपका कोलेजियम कॉलेज के नाम से जाना जाता है। तो इनके निर्वाचक मंडल में कौन कौन लोग सम्मिलित होते हैं, तो देखिए इसके अंतर्गत आपके जो है कि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, दिल्ली और पुदुचेरी के सदस्य आपके सम्मिलित होते हैं। और ये सदस्य आपके कैसे होते हैं, तो ये सदस्य आपके निर्वाचित होते हैं, अर्थात आपके इलेक्टेड होते हैं। ठीक, कई बार यूपीएससी में ये क्वेश्चन आपके बन के आया है, इलेक्टेड अर्थात आपके निर्वाचित सदस्य होते हैं, इसमें मनोनीत सदस्यों को सम्मिलित नहीं किया जाता है। और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है, इसमें जो आपके नॉमिनेटेड होते हैं अर्थात आपके जो मनोनीत सदस्य होते हैं जिसे हम लोग नॉमिनेट करते हैं, इनको जो है कि इनके इलेक्शन से बाहर रखा गया। तो देखिए एक्चुअली में आपके मनोनीत सदस्य होते क्या हैं, तो देखिए राष्ट्रपति साहब जो है कि जिनको मनोनीत करते हैं, अर्थात हम बात करते हैं तो लोकसभा में आपके जो एंग्लो इंडियन मेंबर होते हैं इनको राष्ट्रपति साहब मनोनीत करते हैं, नॉमिनेट करते हैं, तो ये इनके इलेक्शन से बाहर रहते हैं। और वही बात करते हैं राज्यसभा की करते हैं, तो राज्यसभा में आपके जो है कि जो 12 सदस्य रहते हैं इनको भी राष्ट्रपति साहब मनोनीत करते हैं, जो कि कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा से आपका जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो देखिए आप कह सकते हैं कि जो आपका राष्ट्रपति साहब का निर्वाचन होता है तो इनके निर्वाचक मंडल में कौन कौन लोग सम्मिलित होते हैं, तो लोकसभा और राज्यसभा अर्थात हमारे संसद के सदस्य सम्मिलित होते हैं। ठीक है, हमारी संसद किससे मिलकर के बनी होती है, तो संसद आपके 2 सदन और एक राष्ट्रपति के द्वारा मिलकर के बनी होती है, अर्थात आपकी जो है कि संसद के सदस्य अर्थात आपके लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य नहीं। और वही बात करते हैं तो विधानसभा, दिल्ली और पुदुचेरी के आपके इलेक्टेड मेंबर इसमें सम्मिलित होते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर इसमें सम्मिलित नहीं किए जाते हैं। कई बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन करके आया हुआ है।
वही बात करते हैं तो राष्ट्रपति साहब का इलेक्शन कैसे होता है, ये गुप्त मतदान के द्वारा होता है, ठीक है। मतलब गुप्त मतदान के द्वारा हम शो ऑफ नहीं करते हैं जिसको हमने वोटिंग की हुई है। उसके बाद देखिए इनका इलेक्शन की और क्या प्रक्रिया अपनाई गई है, जिसके लिए आपका एकल संक्रमण मत पद्धति का प्रयोग किया जाता है। सिंगल ट्रांसफरेबल आपका वोट सिस्टम का यहाँ प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो देखिए ये क्या होता है, तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम में हम लोग सपोज करिए कि राष्ट्रपति की उम्मीदवारी के लिए 3 कैंडिडेट आपका खड़े हुए हैं, तो जितनी भी आपकी कैंडिडेट होते हैं हर एक कैंडिडेट को एक आपकी रैंकिंग देते हैं, एक वरीयता क्रम देते हैं। सपोज करिए इसमें से कोई आपका वोट देने जा रहा है तो 1 2 3 नंबर की रैंकिंग देकर के आ रहा है, दूसरा कैंडिडेट जा रहा है तो वो भी आपका एक रैंकिंग देकर के आ रहा है। कहीं ना कहीं जो ये रैंकिंग होती है इसी को हम लोग एकल संक्रमण मत पद्धति के आधार पे वोटिंग आपकी होती है, और इसमें से जो सबसे अधिक वरीयता नंबर 1 पे रहता है वही आपका विजयी होता है, ताकि हम लोग पता लगा सके कि कौन जो है कि नंबर 1 पे रहा है, कौन नंबर 2 पे रहा है, कौन नंबर 3 पे रहा है, ठीक है। ये सारे सिस्टम आपके इसके अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। तो देखिए काफी महत्वपूर्ण आपका था, इससे जुड़े हुए आपके यूपीएससी या फिर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उससे क्वेश्चन पूछा था। थोड़ा सा टेक्निकल आपका है लेकिन काफी महत्वपूर्ण है, फिर से समझ लीजिए। देखिए जो राष्ट्रपति साहब का इलेक्शन होता है ये कैसे होता है, तो ये आपका अप्रत्यक्ष होता है, अर्थात हम लोग वोटिंग नहीं करते हैं, जो हमारे द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं उनके द्वारा वोटिंग किया जाता है। और इनकी निर्वाचक मंडल जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है इसमें सम्मिलित कौन होते हैं, इसमें लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, दिल्ली और पुडुचेरी के आपके इलेक्टेड मेंबर होते हैं, आपके निर्वाचित सदस्य होते हैं जो चुन करके आते हैं, और इसमें मनोनीत सदस्यों को सम्मिलित आपका नहीं किया जाता है। वही इनका जो है कि इलेक्शन कैसा होता है, गुप्त होता है, सेक्रेट होता है, और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के आधार पे कराया जाता है। तो चलिए इनके जो टर्म की बात करते हैं, तो इनका जो है कि कार्यकाल या पदावधि कितने वर्ष की होती है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहता है तो ये 5 वर्ष अपने पद पे बने रह सकते हैं, ठीक है। मतलब कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन बीच में भी जो है कि समय के पहले भी इन्हें जो है कि पद से हटाया जा सकता है। या तो कंडीशन क्या क्या हो सकती है, तो चाहे इनकी मृत्यु हो गई हो, चाहे इन्होंने त्याग पत्र दे दिया हो, या फिर इनके खिलाफ जो है कि महाभियोग अर्थात इम्पीचमेंट की प्रक्रिया के द्वारा इन्हें सब पद से हटा देते हैं, तब ये 5 वर्ष के पहले भी जो है कि पद को धारण नहीं कर पाते हैं। लेकिन सब कुछ ठीक ठाक रहता है तो ये 5 वर्ष तक अपने पद को धारण करते हैं। इसके बाद देखिए सपोज करिए कि इनका पद जो है कि रिक्त हो जाता है, पद रिक्त होने पर, तो देखिए हमारे संविधान में उल्लेख किया गया अगर पद इनका रिक्त हो गया है तो वो 6 मंथ, कई बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, 6 मंथ के अंदर आपका जो है कि इनका पद भर जाना चाहिए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण पद होता है। तो 6 महीने के अंदर जो है कि राष्ट्रपति के लिए पुनः आपका इलेक्शन करा लेना चाहिए, हमारे संविधान में इसका उल्लेख किया गया है। तब तक देखिए इनके पद का जो है कि चार्ज कौन लेता है, तब तक इनके पद को आपके वाइस प्रेसिडेंट साहब संभालते हैं, जो आपके उपराष्ट्रपति होते हैं, ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते रहते हैं, एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में। वहीं सपोज करिए कि वाइस प्रेसिडेंट साहब भी आपके नहीं है, ठीक है, कुछ घटनाएं घट जाती है इनके साथ भी, ये भी आपका वहां पे नहीं रहते, तब इनके पद को कौन संभालेगा, तब इनके पद को जो आपका सुप्रीम कोर्ट का जो CJI होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिसे हम लोग बोलते हैं, अर्थात आप हिंदी में बोल सकते हैं जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है, वो इनके पद को संभालता है। सपोज करिए कि भाई सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी आपके नहीं है, तब इनके पद को कौन संभालेगा, तो सुप्रीम कोर्ट का जो आपका वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा, जो आपका सुपीरियर मोस्ट जज होगा, वो इनके पद को संभालेगा, ठीक है। तो काफी महत्वपूर्ण आपका, इससे जुड़े कई क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं, तो आइए इसको फिर से समझ लेते हैं। सपोज करिए कि राष्ट्रपति साहब है तो इनका कार्यकाल जो है कितने वर्ष का होता है, तो 5 वर्ष का होता है। अगर जो है किसी कारण से इनके 5 वर्ष के पहले भी अपना त्यागपत्र या इनकी डेथ या फिर इनके खिलाफ इम्पीचमेंट होता है, तब इनके पद जो रिक्त हो जाता है, उस कंडीशन में ये पद आपका 6 महीने के अंदर भर जाना चाहिए। और जो कि पद रिक्त है तब इनके कार्यभार को कौन संभालेगा, राष्ट्रपति के, तब वहां पे आपके वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति संभालते हैं। सपोज करिए उपराष्ट्रपति साहब भी आपके नहीं है, तब कौन संभालेगा, तब सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो इनके पद को संभालता है। सपोज करिए सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश में नहीं है, तब कौन संभालेगा, तो सुप्रीम कोर्ट का जो सुपीरियर मोस्ट आपका जज होता है, जो सबसे वरिष्ठतम जज होता है, वो इनके पद को संभालता है, ठीक है।
इसके बाद देखिए अगला पॉइंट आपका है शपथ। इनको ओथ कौन दिलाता है? तो इनको ओथ जो है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, जो सुप्रीम कोर्ट का आपका CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, इनको शपथ दिलाते हैं, ओथ दिलाते हैं। सपोज करिए कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आपके नहीं है, तब इन्हें शपथ कौन दिलाएगा? इसमें भी वही कंडीशन आ जाती है, जो सुप्रीम कोर्ट का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा वो इनको शपथ दिलाता है। कई बार इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक है। तो इसको भी एक बार जो है कि आप लोग जो देख लीजिए, जो राष्ट्रपति साहब को शपथ कौन दिलाता है? तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। सपोज करिए सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नहीं है, तब कौन दिलाएगा? तो सुप्रीम कोर्ट का जो आपका वरिष्ठतम न्यायाधीश होता है वो दिलाता है। और देखिए वही बात करते हैं कि जो आपके प्रेसिडेंट साहब होते हैं अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? तो ये अपना त्यागपत्र आपके वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति साहब को देते हैं, और उपराष्ट्रपति जो है कि इसकी तत्काल सूचना लोकसभा के अध्यक्ष को देता है। उसके बाद जो है कि इनकी सैलरी की बात करते हैं, तो इनको सैलरी कितनी मिलती है? 5 लाख, 5 लाख रुपए जो है कि इनको सैलरी पर मंथ, ठीक है। एक महीने में 5 लाख रुपए सैलरी ये पाते हैं। और इनकी जो सैलरी रहती है ये इनकम टैक्स फ्री रहती है, इनकम टैक्स फ्री रहती है, मतलब इसमें कोई आपका जो है कि इनकम टैक्स नहीं लगता है। और इनकी सैलरी दी कहां से जाती है? तो ये आपका भारत की संचित निधि से सॉरी, भारत की संचित निधि से दी जाती है, जिसे हम लोग कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए एक्चुअली में आपका जो है कि राष्ट्रपति साहब की सैलरी कितनी होती है? तो 5 लाख रुपए होती है, पर मंथ होती है। और इनकी सैलरी जो होती है वो इनकम आयकर से मुक्त होती है। और इनकी सैलरी दी कहां से जाती है? तो भारत की संचित निधि से दी जाती है। संचित निधि क्या होता है? तो हमारे आपकी जो टैक्स का पैसा होता है कहीं ना कहीं भारत सरकार के खजाने में जाकर के जमा होता है, जिससे हम लोग भारत की संचित निधि कहते हैं, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं। इसके बाद बात करते हैं राष्ट्रपति के ऊपर इम्पीचमेंट, महाभियोग, अर्थात जो है कि ये होता क्या है? तो देखिए जब राष्ट्रपति साहब को उनके पद से हटाना होता है तब उनके खिलाफ हम लोग महाभियोग या फिर इम्पीचमेंट लाते हैं। ये आपका आर्टिकल 61 के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। आपका अनुच्छेद 61 में कहा गया है राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया। इसमें क्या होता है? अगर राष्ट्रपति साहब संविधान का उल्लंघन या अतिक्रमण या वायलेशन करते हैं तब हम लोग उनको जो है कि पद से हटाने के लिए महाभियोग चलाते हैं, और 14 दिन पहले इनको नोटिस हम लोग भेज देते हैं। तो देखिए 14 दिन पूर्व इनको नोटिस सूचना भेज दी जाती है। सपोज करिए कि भाई वर्तमान राष्ट्रपति आपके रामनाथ कोविंद साहब हैं, इनको पद से हटाना क्यों है? क्योंकि ये संविधान का अतिक्रमण, वायलेशन या जो है कि इसका उल्लंघन कर रहे हैं। तो इस आधार पर इन्हें हटाने के लिए इनको पहले जो है कि नोटिस भेज दी जाएगी, और नोटिस भेजने के बाद संसद में इनको हटाने की प्रक्रिया शुरू होगी। संसद में किसके माध्यम से? तो लोकसभा और राज्यसभा के माध्यम से शुरू होती है। सपोज करिए आपकी लोकसभा है और ये आपकी राज्यसभा है, तो इनको हटाने की प्रक्रिया किसी भी सदन से शुरू की जा सकती है। चाहे तो आप लोकसभा में लाइए, चाहे पहले आप राज्यसभा में लाइए, किसी भी सदन में पहले आप ला सकते हैं। तो सपोज करिए कि मैं यहाँ पे जो है कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए लोकसभा से कार्रवाई शुरू करता हूँ, तो इसके लिए आपको विशेष बहुमत अर्थात 2/3 बहुमत, लोकसभा में जितने भी आपके सदस्य हैं उसके 2/3 बहुमत से जब आपका बिल पास हो जाता है एक हाउस से, तब इसे भेजा जाता है दूसरे हाउस में। यहाँ पर भी विशेष बहुमत अर्थात 2/3 बहुमत से जब आपका राज्यसभा में बिल पास हो जाता है तभी हम लोग राष्ट्रपति साहब को उनके पद से हटा सकते हैं, ऐसे नहीं हटा सकते हैं। सपोज करिए आपका एक सदन से पास हो गया, दूसरे में नहीं पास हुआ, तो आपका राष्ट्रपति साहब पद से नहीं हटेंगे। राष्ट्रपति साहब को पद से हटाने के लिए दोनों सदन आपके लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 बहुमत से अलग अलग पास होना चाहिए, ठीक है। और देखिए कई बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, वही बात करते हैं। तो राष्ट्रपति को जो है कि जब महाभियोग लगता है तो राष्ट्रपति साहब जो लोकसभा में जो 2 सदस्य होते हैं जो एंग्लो इंडियन आपके होते हैं, और जो राज्यसभा में जो है कि जो 12 सदस्य होते हैं जिन्हें प्रेसिडेंट साहब मनोनीत करते हैं, ये इनके इलेक्शन में भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन के आता है कि कौन से आपकी जो है कि कैंडिडेट होते हैं जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में तो भाग लेते हैं लेकिन राष्ट्रपति के ऊपर जब महाभियोग लगता है तो उसी प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। तो यही आपके लोकसभा के 2 एंग्लो इंडियन और राज्यसभा के 12 आपके सदस्य होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति साहब मनोनीत करते हैं
ये इनके इम्पीचमेंट की प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं होते हैं। ठीक है, तो आइए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। एक बार इसको पुनः देख लीजिए, काफी महत्वपूर्ण है। अगर राष्ट्रपति साहब को जो है कि उनके पद से हटाना है तो आर्टिकल 61 के अंतर्गत हम लोग उनके ऊपर महाभियोग लगाते हैं, और महाभियोग की प्रक्रिया के लिए जो है कि 14 दिन पूर्व उनको नोटिस भेज दी जाती है। उसके बाद कार्रवाई आपकी संसद में शुरू होती है, और संसद के किसी भी सदन से आप कार्रवाई शुरू कर सकते हैं, और दोनों सदनों में ये आपका 2/3 बहुमत अर्थात जो है कि आपके विशेष बहुमत से अलग अलग पास होना पड़ता है। अगर ये पास होता है तभी हम लोग राष्ट्रपति साहब को पद से हटा सकते हैं, अदरवाइज जो है कि हम लोग इन्हें अपने पद से नहीं हटा सकते हैं। और महाभियोग की प्रक्रिया में जो राष्ट्रपति साहब लोकसभा के 2 एंग्लो इंडियन और राज्यसभा के जो 12 मनोनीत सदस्य होते हैं, ये इनके प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इस आधार पे जो है कि अभी तक किसी भी राष्ट्रपति को आपका हटाया नहीं गया है। किसी न किसी सदन में ये आपका पास तो हो गया है, सपोज करिए एक सदन से पास हो गया है, कहीं न कहीं दूसरे सदन में जाकर ये आपका अटक जाता था, पास नहीं हो पाता था। तो इस आधार पे किसी भी प्रेसिडेंट को उनके पद से नहीं हटाया गया है। तो चलिए चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो देखिए अगला पॉइंट आपका है, अगर राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद या कोई इलेक्शन डिस्प्यूट हो जाता है तो उस संदर्भ में डिसीजन कौन लेता है? तो उस संदर्भ में डिसीजन आपका सुप्रीम कोर्ट लेता है। जो आपका सर्वोच्च न्यायालय होता है, राष्ट्रपति के चुनाव विवाद के संदर्भ में सारे डिसीजन लेता है, और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को मान्यता दी जाती है, अर्थात सर्वमान्य होता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आपके ज्ञान के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। काफी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये पेपर लोग सॉल्व करेंगे तो ये सारी चीजें आपको वहां पर भी देखने को हमें मिलती है। तो एक बार इसको फिर से समझ लीजिए, ठीक है, ताकि क्वेश्चन आपका गलत ना हो। अगर इसको जो है कि जितने अच्छे से आपका तैयार होगा उतना बेहतरीन आपकी जो है कि आगे आने वाले क्वेश्चन को आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए इससे। तो देखिए हम लोग बात करते हैं, राष्ट्रपति साहब की बात करते हैं। तो राष्ट्रपति के संदर्भ में हमारे संविधान के भाग 5 के अंतर्गत द यूनियन में संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति साहब को सम्मिलित किया गया है। वही बात करते हैं तो आर्टिकल 52 में कहा गया है कि भारत के लिए एक आपका राष्ट्रपति होगा, और जो राष्ट्रपति का पद होता है ये सर्वोच्च संवैधानिक पद आपका होता है। और राष्ट्रपति साहब को हेड ऑफ नेशन या देश का मुखिया या राष्ट्र का मुखिया या भारत का मुखिया के नाम से भी जाना जाता है। वही बात करते हैं तो भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारत का प्रथम नागरिक आपका राष्ट्रपति होता है। और कार्यपालिका का प्रमुख या कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रमुख कौन होता है? तब आपके राष्ट्रपति साहब होते हैं। वही बात करते हैं राष्ट्रपति साहब की योग्यता क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। तो देखिए राष्ट्रपति के क्वालिफिकेशन में आपका हो जाएगा कि इसे भारत का नागरिक होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, और राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु की 35 एज होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। 35 आपकी एज कंप्लीट कर चुके हैं तो राष्ट्रपति चुनाव में आप लड़ सकते हैं। और इन्हें जो है कि लोकसभा का सदस्य बनने की अर्हता या योग्यता होनी चाहिए। इन्हें लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। इसके लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक आपके सपोर्ट में होने चाहिए। वही राष्ट्रपति के इलेक्शन की बात करते हैं तो इनका इलेक्शन आपका अप्रत्यक्ष होता है, इनडायरेक्ट होता है, अर्थात हम लोग भाग नहीं लेते हैं, हमारे द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं वो इनका भाग लेते हैं। इनके निर्वाचन मंडल में कौन कौन लोग सम्मिलित होते हैं? तो संसद के सदस्य आपके रहते हैं, अर्थात आपके लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, दिल्ली और पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य होते हैं, इलेक्टेड मेंबर होते हैं, जो चुन करके आते हैं वो भाग लेते हैं। इसमें मनोनीत सदस्यों को सम्मिलित नहीं किया जाता, जो कि आपके लोकसभा के 2 एंग्लो इंडियन होते हैं और राज्यसभा के आपके 12 सदस्य होते हैं, जिसे राष्ट्रपति साहब कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा से चुने होते हैं। तो ये इनके मनोनीत नॉमिनेट मेंबर्स में भाग नहीं लेते हैं। राष्ट्रपति का इलेक्शन कैसा होता है? तो सेक्रेट गुप्त होता है, और राष्ट्रपति के इलेक्शन में एकल संक्रमण मत पद्धति का प्रयोग किया जाता है। ये सारी चीजें कई इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए इनके टर्म की बात करते हैं तो इनका टर्म कितना होता है? 5 वर्ष का रहता है। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो अगर किसी कारण से इनका पद जो है कि रिक्त हो जाता है तो 6 महीने के अंदर आपका भर जाना चाहिए। वही बात करते हैं जब इनका पद रिक्त हो गया है तब इनका चार्ज कौन लेता है? वाइस प्रेसिडेंट साहब लेते हैं। सपोज करिए वाइस प्रेसिडेंट साहब आपके नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो इनके पद को संभालता है। सपोज करिए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तो जो सुप्रीम कोर्ट का जो वरिष्ठतम आपका न्यायाधीश होता है, जो सुपीरियर मोस्ट आपका जज होता है, वो इनके जो चार्ज को संभालता है। वही बात करते हैं कि राष्ट्रपति साहब को जो है कि वो शपथ कौन दिलाता है? तो सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो इनको शपथ दिलाता है। सपोज करिए ये नहीं है तब कौन दिलाएगा? तो सुप्रीम कोर्ट का जो वरिष्ठतम आपका न्यायाधीश होता है वो इनको शपथ दिलाता है। और सपोज करिए कि राष्ट्रपति साहब को अपना रिजाइन या त्यागपत्र देना है तो किसे देते हैं? उपराष्ट्रपति को, जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं उनको ही अपना त्यागपत्र देते हैं।
और जो उपराष्ट्रपति होता है इसकी तत्काल सूचना जो है कि लोकसभा के अध्यक्ष को देता है। राष्ट्रपति साहब को सैलरी कितनी मिलती है? तो राष्ट्रपति साहब को सैलरी 5 लाख रुपए पर मंथ मिलती है, जो कि इनकम टैक्स आपका आयकर से मुक्त होती है। और ये सैलरी आपकी दी कहाँ से जाती है? तो कंसोलिडेटेड फंड अर्थात आपके भारत की संचित निधि से दी जाती है। तो देखिए संचित निधि से केवल राष्ट्रपति नहीं, जो आपके अन्य जो है कि महत्वपूर्ण पदाधिकारी होते हैं उनकी भी सैलरी और वेतन भत्ता सब आपका यहीं से दिया जाता है। और देखिए वही इम्पीचमेंट की बात करते हैं। महाभियोग तो आर्टिकल 61 में कहा गया है कि राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया आपकी होती है। इसके लिए जो है कि 14 दिन पूर्व आपको नोटिस या सूचना आपको भेज दी जाती है। और इसके लिए क्या होता है, किस आधार पर हम लोग हटा सकते हैं कि अगर ये संविधान का अतिक्रमण, उल्लंघन या वायलेशन करते हैं तभी इन्हें अपने पद से हटाया जा सकता है। इसके लिए हमको संसद के किसी भी सदन में प्रक्रिया सबसे पहले शुरू कर सकते हैं। सपोज करिए हमने लोकसभा में किया है, लोकसभा में 2/3 बहुमत से जब पास हो जाएगा तो दूसरे सदन राज्यसभा में 2/3 बहुमत से यहाँ भी पास होना चाहिए। जो दोनों जगह अलग अलग आपका बिल पास हो जाता है तभी हम लोग जो है कि राष्ट्रपति साहब उनके पद से हटा सकते हैं, अदरवाइज हम लोग उनको उनके पद से नहीं हटा सकते हैं। और राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में लोकसभा के जो 2 एंग्लो इंडियन होते हैं और जो राज्यसभा के 12 राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत सदस्य होते हैं, ये इसमें सम्मिलित नहीं होते हैं। वहीं बात करते हैं राष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में कोई डिस्प्यूट या कोई विवाद हो जाता है तो उसका डिसीजन कौन लेता है? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिया जाता है। और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आपका अंतिम निर्णय माना जाता है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपके राष्ट्रपति से जुड़ी हुई हैं। इसके बाद देखिए चलते हैं हम लोग इनके जो है कि शक्तियों की ओर। उसके पहले ये आर्टिकल देख लीजिए, आर्टिकल आपका काफी महत्वपूर्ण है। तो देखिए आर्टिकल 52 में कहा गया है कि भारत के लिए आपका राष्ट्रपति होगा, कई बार आपके यहाँ में पूछा हुआ है। वही बात करते हैं तो आपका आर्टिकल 53 में कहा गया है कि राष्ट्रपति की कार्यपालिका की शक्ति के बारे में प्रावधान किया गया है। वही आर्टिकल आपका 54 में क्या कहा गया है? राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात आपकी यहाँ पे की जाती है। आपका आर्टिकल 55 में क्या कहा गया है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के मेथड की बात यहाँ पे की गई है कि किस प्रकार से इनका जो है कि किस मेथड के द्वारा इनका आपका निर्वाचन होगा। वही आपका आर्टिकल 56 में कहा गया पदावधि की राष्ट्रपति साहब कितने साल अपने पद पे बने रहेंगे? तो 5 वर्ष बने रहते हैं। और देखिए आपका आर्टिकल 57 में कहा गया है कि पुनः निर्वाचन की बात की गई है। सपोज करिए एक बार आपके राष्ट्रपति बन गए तो ये दोबारा भी आपके राष्ट्रपति बन सकते हैं। काफी महत्वपूर्ण, कई बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। उसके बाद देखिए आपका आर्टिकल 58 में कहा गया राष्ट्रपति की अर्हता या क्वालिफिकेशन, योग्यता के बारे में यहाँ पे आपको बताया गया कि राष्ट्रपति बनने के लिए आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन या योग्यता होनी चाहिए। और देखिए आर्टिकल 59 में जो है कि राष्ट्रपति के संदर्भ में कंडीशन या शर्तें रखी गई है कि इसे क्या क्या शर्तें इसके लिए सम्मिलित की जा सकती हैं। वहीं आर्टिकल 60 की बात करते हैं तो राष्ट्रपति साहब के शपथ ओथ की बात की जाती है। शपथ कौन दिलाता है? तो सुप्रीम कोर्ट का आपका मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। अगर वो नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का जो सुपीरियर मोस्ट जज होता है वो इन्हें शपथ दिलाता है। वही बात करते हैं तो आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति के खिलाफ इम्पीचमेंट अर्थात महाभियोग की प्रक्रिया हम लोग लाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारे जो है कि आर्टिकल आपके काफी महत्वपूर्ण है। इसके बाद एक और आपका आर्टिकल होता है आर्टिकल 123। इसके अंदर राष्ट्रपति के खिलाफ ऑर्डिनेंस या फिर आपका अध्यादेश लेकर के आते हैं। तो ये जो आपका अध्यादेश होता है ये राष्ट्रपति की जब हम लोग चलेंगे आपकी एक्सिक्यूटिव पावर के अंतर्गत तो इसको यहाँ पे डिटेल से हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी इससे जुड़ी हुई हैं। भाई इनके पावर के बारे में भी देख लेते हैं जो कि काफी महत्वपूर्ण है। इससे काफी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन के आते हैं। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको कुछ समझ में आ गया होगा और इससे क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए। इसके बाद देखिए पावर की तरफ आते हैं। तो देखिए अगर राष्ट्रपति की जो है कि शक्तियों की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत आपको जो है कि लेजिस्लेटिव पावर अर्थात जो है कि राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों की बात करते हैं। लेजिस्लेटिव पावर तो देखिए विधायी शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति साहब अनेक जो पदाधिकारी होते हैं उनका अपॉइंटमेंट अर्थात नियुक्ति करते हैं। तो देखिए राष्ट्रपति साहब किसका जो है कि अपॉइंटमेंट या नियुक्ति कर सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए राष्ट्रपति साहब किसकी नियुक्ति कर सकते हैं। तो एक आपके हो जाएंगे गवर्नर साहब अर्थात आपके राज्यपाल साहब की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रेसिडेंट करते हैं। और प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो राष्ट्रपति साहब कर सकते हैं। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट करते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस के आधार पर ही करते हैं। और किसी करते हैं जो आपके अटॉर्नी जनरल होते हैं अर्थात आपके जो महान्यायवादी होते हैं इनकी भी नियुक्ति आपका प्रेसिडेंट के द्वारा
की जाती है। और किसकी करते हैं? CAG, जो आपके कंट्रोलर ऑडिट ऑफ जनरल होते हैं, जिसे हम लोग कैग के नाम से भी जानते हैं। आर्टिकल 148 के अंतर्गत जो है कि आपको कैग को सम्मिलित किया गया है। तो इनकी भी नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी भी नियुक्ति आपके राष्ट्रपति साहब करते हैं। ये देखिए अलग टॉपिक, अलग चैप्टर ये, जिसके बारे में भी आगे हम लोग आने वाली वीडियो में इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। और किसकी करते हैं? तो देखिए आपके सॉरी आपके जो UPSC होता है, जिसे हम लोग संघ लोक सेवा आयोग कहते हैं, तो उसके अध्यक्ष और सदस्यों की भी आपका अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा आपके CEC, जो आपके मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, जो आपके अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, इनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके अलावा भी कई आपके अन्य पदाधिकारी हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जिसमें आपके जो है कि ST के अध्यक्ष जो होते हैं उनकी हो सकता है, या अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष होते हैं उनकी कर सकते हैं, या पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष होते हैं उनकी कर सकते हैं, और या फिर आपके जो है कि राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष होते हैं तो उनकी भी नियुक्ति कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। इसमें से सारे काफी महत्वपूर्ण हैं और ये कई बार आपसे पूछा, गवर्नर के बारे में पूछा, प्राइम मिनिस्टर के बारे में पूछा कि हमें आपके अटॉर्नी जनरल, कैग, UPSC और CEC के बारे में कई बार इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन करके आए हुए। तो ये राष्ट्रपति के संदर्भ में इनका लेजिस्लेटिव पावर की शक्तियां रहती हैं। इसके बाद आइए अगला पावर के बाद पे चलते हैं। तो देखिए इनकी अगली शक्तियां एक्जीक्यूटिव पावर की बात करते हैं। तो देखिए इनकी जो कार्यपालिका की शक्ति होती है, तो इसके अंतर्गत भी राष्ट्रपति साहब को काफी अधिकार प्राप्त होते हैं। तो देखिए एक्जीक्यूटिव पावर के अंतर्गत जो राष्ट्रपति साहब होते हैं, लोकसभा में जो आपके 2 एंग्लो इंडियन होते हैं, जिसे हम लोग आंग्ल भारतीय कहते हैं, इनका जो है कि नॉमिनेशन, इनको मनोनीत कौन करता है? तो राष्ट्रपति साहब करते हैं। ठीक है, एक्चुअली में आपके एंग्लो इंडियन होते कौन है? तो एंग्लो इंडियन के संदर्भ में कहा जाता है जो भारतीय जो है कि भारत में रह रहे हैं, लेकिन जो इनके पूर्वज आपके जो थे ये यूरोप या फिर ब्रिटिश आपके रहे हों, जो भारत में आकर के बस गए हों, इसके बाद जो है कि इनको भारत में प्रतिनिधित्व दिया गया हो, तो इसको हम लोग जो है कि एंग्लो इंडियन के नाम से जानते हैं। तो हमारी संसद में लोकसभा के 2 सदस्यों को इनको प्रतिनिधित्व दिया गया है। वही बात करते हैं राज्यसभा की करते हैं। तो राज्यसभा में जो आपके 12 सदस्य होते हैं जो कि कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा से जुड़े होते हैं, तो इनको भी राष्ट्रपति के द्वारा जो है कि नॉमिनेट किया जाता है, मनोनीत किया जाता है। कई बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता है। उसके बाद बात करते हैं तो और क्या राष्ट्रपति साहब कर सकते हैं? तो राष्ट्रपति साहब ऑर्डिनेंस लेकर के आते हैं। ऑर्डिनेंस को हम लोग बोलते हैं हिंदी में अध्यादेश। देखिए अध्यादेश क्या होता है? तो देखिए अध्यादेश के लिए आपको जो है कि ये जानना है कि सपोज करिए आपके दोनों सदन अर्थात आपके लोकसभा और राज्यसभा जब सदन में नहीं रहते हैं, तो उस दौरान कोई ऐसा बिल आपका महत्वपूर्ण बिल आ जाता है जो राष्ट्रपति साहब को लगता है कि ये बहुत जरूरी है, इस पे तत्काल कार्रवाई की जरूरत है, तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति साहब एक अध्यादेश लेकर के आते हैं और जो है कि आपके बिल को पारित करते हैं, जिसे हम लोग अस्थायी कानून के नाम से जानते हैं। और जो है कि इसके बाद लोकसभा और राज्यसभा की जब से मुहर लग जाती है, यही आपका जो अस्थायी कानून होता है परमानेंट कानून बन जाता है। तो देखिए इसको समझ लीजिए, चार्ट के माध्यम से बता देते हैं। सपोज करिए आपकी लोकसभा है, ये आपकी राज्यसभा है और ये आपके प्रेसिडेंट साहब है। तो देखिए कोई भी आपका एक बिल है, महत्वपूर्ण बिल है, उस दौरान जो है कि आपका लोकसभा सदन में नहीं है और राज्यसभा भी आपका सदन में नहीं है, मान लीजिए छुट्टी मनाने या कहीं किसी कारण से ये अनुपस्थित हैं, तब इस दौरान क्या होता है, राष्ट्रपति साहब को लगता है कि ये बिल काफी महत्वपूर्ण है, इस पे तत्काल कार्रवाई की जरूरत होती है और इस बिल को पास होना चाहिए। तो राष्ट्रपति साहब स्वयं इस पे जो है कि साइन मोहर करके आपका जो है कि अध्यादेश लेकर के आते हैं और इस बिल को पास कर देते हैं। उसके बाद ये आपका 6 वीक तक रहता है। उसके बाद जैसे ही आपका 6 वीक के अंतर्गत आपका ये सदन खुलता है, इस बिल को राष्ट्रपति साहब इस सदन के पास भेजा जाता है। अगर लोकसभा इस बिल को पास कर देता है, इसके बाद भेजा जाएगा ये आपका राज्यसभा में, और राज्यसभा इसको पास कर देता है, तो जो आपका ये अस्थायी कानून था ये आपका परमानेंट एक्ट कानून बन जाता है। ठीक है, तो ये चीजें राष्ट्रपति के अध्यादेश के संदर्भ में रहती हैं। और अध्यादेश आपका जो है कि अधिकतम कितने वर्ष तक रह सकता है, अगर ये जो है कि पास नहीं हुआ तो 6 मंथ तक रह सकता है। तो देखिए फिर समझ लीजिए, काफी महत्वपूर्ण चीजें हैं। तो देखिए सपोज करिए कि आपका जो है कि अध्यादेश राष्ट्रपति साहब को लाना है, कोई भी आपका एक महत्वपूर्ण बिल है और दोनों सदन आपके अनुपस्थित है अर्थात सदन में नहीं है, उस दौरान राष्ट्रपति साहब इस बिल को जो है कि पास कर देते हैं, जो कि आपका 6 वीक तक रहता है, अधिकतम 6 महीने तक बना रह सकता है। उसके बाद इस बिल को राष्ट्रपति साहब जब आपके दोनों सदन जो है कि आ जाते हैं, छुट्टी से वापस आ जाते हैं,
तब इनको जो है कि अलग अलग सदन में भेजा जाता है। जब दोनों सदन से पास कर देते हैं तब ये आपका जो कानून होता है परमानेंट हो जाता है, मतलब कि हमेशा के लिए हो जाएगा। और सपोज करिए कि लोकसभा या राज्यसभा से जो है कि आपका रिजेक्ट कर देते हैं तो यही आपकी जो अध्यादेश होता है समाप्त हो जाता है, इसका कोई मतलब आपका आगे नहीं रहेगा। तो ये सारी चीजें आपको ऑर्डिनेंस से जुड़ी हुई हैं, जो कि किस अनुच्छेद में आपका कहा गया है, ये आपका आर्टिकल 123 के अंतर्गत कहा गया है। ठीक है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है कि राष्ट्रपति साहब किस आर्टिकल के अंतर्गत ऑर्डिनेंस लेकर के आ सकते हैं, तो आर्टिकल 123 के अंतर्गत लेकर के आ सकते हैं। वहीं अगर राज्यपाल साहब को लेकर के आना होगा, भाई राज्य में भी राज्यपाल होता है, तो राज्यपाल भी आपका जो है अध्यादेश लेकर के आ सकता है, तो वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत लेके आएंगे, तो इसे बस चेंज कर देना, 2 को यहाँ 1 को यहाँ, तो 213 के अंतर्गत राज्यपाल साहब राज्य में लेकर के आ सकते हैं। वहां भी आपकी यही प्रक्रिया होती है, यहाँ पे आपका हो जाएगा विधानसभा, यहाँ पे विधान परिषद, यहाँ पे राज्यपाल, और सेम प्रक्रिया आपकी ऐसे ही चलती रहती है। तो चलिए इतनी चीजें आपकी अध्यादेश से संबंधित है, उम्मीद करते हैं इसको समझ में आपको आ गया होगा। इसके बाद देखिए राष्ट्रपति साहब की और इसमें पावर्स आपके हैं। सपोज करिए कि एक ज्वाइंट सेशन बुलाना है, जिसे हम लोग संयुक्त अधिवेशन की बात करते हैं। अगर ज्वाइंट सेशन आपका किस आर्टिकल में कहा गया है, तो आपका ये आर्टिकल 108 के अंतर्गत कहा जाता है कि राष्ट्रपति साहब जो है कि ज्वाइंट सेशन या संयुक्त अधिवेशन को बुलाते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको भी हम लोग समझ लेते हैं, ज्वाइंट सेशन आपका होता क्या है। सॉरी, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट साहब। देखिए कोई भी यहाँ पे एक महत्वपूर्ण आपका बिल होता है, ठीक है। सपोज करिए कोई भी बिल आपका किसी भी सदन में आप पहले लेके जा सकते हैं। पहले मैं इसको लोकसभा में लेके गया, यहाँ से पास हो गया, फिर इसे जब दूसरे सदन में भेजा गया तो राज्यसभा इस पे अपनी जो है कि स्वीकृति नहीं दिया हुआ, कहीं ना कहीं है यहाँ पे जाकर राज्यसभा में आपका अटक गया है, और राष्ट्रपति साहब को लगता है कि सॉरी, और राष्ट्रपति साहब को लगता है कि इस बिल के संदर्भ में कोई ना कोई डिसीजन आपका आना चाहिए। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या हो सकता है, राष्ट्रपति साहब इस बिल के संदर्भ में जो है कि एक ज्वाइंट सेशन को बुलाते हैं, जिसे हम लोग संयुक्त अधिवेशन करते हैं। तो इस अधिवेशन में क्या होता है, इसको बुलाता कौन है, संयुक्त अधिवेशन को तो बुलाते राष्ट्रपति साहब, लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो इसकी अध्यक्षता आपका लोकसभा का जो स्पीकर होता है उसके द्वारा इसकी अध्यक्षता करता है, ताकि इस बिल के संदर्भ में कोई ना कोई डिसीजन आ सके। ठीक है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, जो आपका संयुक्त अधिवेशन होता है इसे बुलाता कौन है, तो बुलाता तो प्रेसिडेंट है, लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो इसकी अध्यक्षता लोकसभा का स्पीकर करता है। और ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है, तो आर्टिकल आपका 108 के अंतर्गत ज्वाइंट सेशन या संयुक्त अधिवेशन की बात की जाती है। तो उम्मीद करते हैं ये चीजें भी आपको समझ में आ गई होंगी। इसके बाद देखिए और राष्ट्रपति साहब क्या कर सकते हैं, तो देखिए राष्ट्रपति साहब के संदर्भ में कहा जाता है कि कुछ आपके ऐसी बिल होते हैं जिसके संदर्भ में राष्ट्रपति से पहले हमें स्वीकृति ले लेनी पड़ती है। जैसे आपका मनी बिल हो गया, जब लोकसभा का चैप्टर चलेंगे तो बताएंगे इसकी डिटेल में आपका क्या होता है। और जैसे कि आपका जो है कि नए राज्यों का निर्माण हो गया, नए राज्यों का निर्माण या फिर उसके नाम या उसकी सीमा में जब परिवर्तन करना होता है, तो इस जो है कि आपकी बिल के संदर्भ में राष्ट्रपति साहब से पहले स्वीकृति ले ली जाती है, उसके बाद जो है कि इसे आपका सदन में भेजा जाता है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपके राष्ट्रपति साहब के एक्सिक्यूटिव पावर या फिर आपकी कार्यपालिका शक्ति से जुड़ा होता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको इसमें जाननी है। तो चलिए उम्मीद करते हैं आपको एक्सिक्यूटिव पावर की सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। और देखिए इसके बाद क्या कर सकते हैं, और इसके बाद देखिए राष्ट्रपति साहब की जो है कि एक वीटो पावर का प्रयोग दिया जाता है। किसका, वीटो पावर। देखिए वीटो पावर की बात करते हैं तो भारत में 3 प्रकार के आपके वीटो पावर होते हैं। कौन कौन से आपके होते हैं, तो पहला आपका होता है जेबी, पॉकेट वीटो जिसके नाम से जानते हैं, पॉकेट वीटो, जिसे जेबी वीटो हिंदी में बोलते हैं। उसके बाद दूसरा आपका होता है सस्पेंशन वीटो, और तीसरा आपका होता है एब्सोल्यूट वीटो। तो 3 प्रकार की जो है कि राष्ट्रपति की वीटो के संदर्भ में शक्तियां प्राप्त होती हैं, पॉकेट वीटो, सस्पेंशन वीटो और एब्सोल्यूट वीटो। और तीनों वीटो आपकी जो है कि साधारण विधेयक के संदर्भ में लाए जाते हैं। तो देखिए क्या क्या होता है, इसको भी समझ लीजिए। तो देखिए पॉकेट वीटो के संदर्भ में राष्ट्रपति साहब जो है कि उस बिल पे जो है कि ना तो स्वीकृति देते हैं ना ही उसे रिजेक्ट करते हैं। अर्थात जो है कि कोई भी बिल जो है कि राष्ट्रपति साहब के पास आता है तो उसके संदर्भ में ना तो उसे पास करते हैं ना ही उसे जो है कि आपका रोक करके रखते हैं। मतलब कह सकते हैं आप आसान भाषा में, देखिए कोई भी आपका बिल है,
इस पे न तो राष्ट्रपति साहब की स्वीकृति रहती है, न ही इसे रिजेक्ट करते हैं। तो एक लंबे समय के बाद आपका ये बिल समाप्त हो जाता है, जिसे हम लोग पॉकेट वीटो के नाम से जानते हैं। तो इस संदर्भ में जो है ज्ञानी जैल सिंह का नाम आता है, जिन्होंने भारतीय डाक के संदर्भ में आपका पॉकेट वीटो का प्रयोग किया हुआ था। वहीं बात करते हैं सस्पेंशन वीटो की बात करते हैं, जिसे हम लोग हिंदी में निलंबनकारी जो है कि पावर वीटो कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये भी आपका साधारण विधेयक के संदर्भ में लाया जाता है। इसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति साहब किसी बिल को पुनः विचार के लिए सदन में वापस भेज सकते हैं। इसको भी समझ लीजिए। सपोज करिए आपकी जो है कि ये लोकसभा हो गई, ये आपकी राज्यसभा हो गई और ये प्रेसिडेंट साहब हो गए। ये कोई भी आपका एक बिल है। तो देखिए ये बिल सपोज करिए आपका किसी भी हाउस में आप पास कर सकते हैं। हमने यहाँ पे लोकसभा में लेके गए, यहाँ से पास हो गया, फिर ये गया आपका राज्यसभा में, यहाँ से भी पास हो गया। और जब ये राष्ट्रपति साहब के पास पहुंचता है तो राष्ट्रपति साहब इस बिल को पुनः विचार के लिए आपके दोनों सदन में वापस भेज देते हैं। ठीक है, तो इसी को हम लोग जो है कि सस्पेंशन वीटो के नाम से जानते हैं। तो ये सारी पावर जो है कि आपकी राष्ट्रपति के एग्जीक्यूटिव पावर से जुड़ी हुई है। इसके बाद बात करते हैं आपकी एब्सोल्यूट जो है कि वीटो की बात करते हैं। तो एब्सोल्यूट वीटो को जो है कि राष्ट्रपति साहब रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी वीटो पावर से जुड़ी हुई हैं। उम्मीद करते हैं कि इससे भी काफी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो चलिए एक बार फिर देख लेते हैं, इसको काफी महत्वपूर्ण है जो कि आपसे जुड़ा हुआ है। तो देखिए अगर राष्ट्रपति साहब के एग्जीक्यूटिव पावर की बात करते हैं, अर्थात इनकी कार्यपालिका शक्ति की बात करते हैं, तो ये लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं और राज्यसभा में आपके 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। और वहीं जो है कि अध्यादेश की बात करते हैं तो आर्टिकल 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति साहब अध्यादेश लेकर के आ सकते हैं। सपोज कि दोनों सदन आपके जो है कि उपस्थित नहीं है या किसी कारण से आपका जो है कि स्थगित है, उस कंडीशन में राष्ट्रपति साहब को लगता है कि ये बिल काफी महत्वपूर्ण है, इस पर तत्काल कार्रवाई की जरूरत होती है, तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति साहब अध्यादेश लेकर के आते हैं जो कि आपका स्थायी कानून के रूप में काम कर सकता है। और जैसे ही दोनों सदन आपके वापस आते हैं, अगर उन्होंने इस बिल को पास कर दिया तो ये आपका परमानेंट एक्ट बन जाता है। अगर ये पास नहीं करते हैं तो ये कानून आपका यहीं पर समाप्त हो जाता है। वहीं अगर जो है कि ज्वाइंट सेशन या संयुक्त अधिवेशन की बात करते हैं तो आर्टिकल 108 के अंतर्गत हम लोग जो है कि संयुक्त अधिवेशन को लेकर के आते हैं, जिसको बुलाता कौन है, तो इसको बुलाता राष्ट्रपति साहब है। इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। और कुछ आपके महत्वपूर्ण बिल होते हैं जिसपे राष्ट्रपति साहब की जो है कि पहले उसको स्वीकृति ले लेते हैं, जिसमें आपका मनी बिल होता है या फिर नए राज्य का निर्माण, उसके नाम और सीमा में परिवर्तन करना होता है। तो ये सारी चीजों के लिए हम लोग राष्ट्रपति साहब से पहले ही परमिशन उनके साइन मोहर को ले लेते हैं, उसके बाद अगले सदन में आगे भेजते हैं। उसके बाद वही वीटो पावर की प्रयोग करते हैं। तो वीटो पावर को हम लोग जो है कि 3 रूप में देख सकते हैं। आपका पहला होता है पॉकेट वीटो होता है, दूसरा आपका सस्पेंशन होता है, तीसरा आपका एब्सोल्यूट वीटो होता है। तो देखिए पॉकेट वीटो के अंतर्गत राष्ट्रपति साहब जो है कि उस बिल के संदर्भ में ना तो स्वीकृति ही देते हैं, ना ही उसे आपका रिजेक्ट करते हैं और ये लंबे समय के बाद आपका ये अंत हो जाता है। इस संदर्भ में जो ज्ञानी जैल सिंह का नाम आता है, जिन्होंने भारतीय डाक के संदर्भ में आपका पॉकेट वीटो लिया हुआ था। और वही बात करते हैं जो सस्पेंशन वीटो होता है, उसके अंतर्गत राष्ट्रपति साहब उसे पुनः विचार के लिए आपके दोनों सदन में वापस भेज सकते हैं। और एब्सोल्यूट वीटो के अंतर्गत राष्ट्रपति साहब क्या कर सकते हैं, तो इसमें राष्ट्रपति साहब उस बिल के संदर्भ में उसे जो है कि पूर्णतः निरस्त कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपकी जो है कि राष्ट्रपति साहब के एग्जीक्यूटिव पावर के अंतर्गत जुड़ी थी, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। और इससे भी आपके क्वेश्चन जो है कि लगभग आप काफी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे जो कि आपके एग्जाम में आए हुए हैं। जब पेपर सॉल्व कराएंगे तो ये सब चीजें आपको वहां पर भी देखने को मिलेंगी, इसलिए जो है कि इसको अच्छे से यहाँ पे आप समझ लीजिए। फिर इसके बाद अगली पावर की बात करते हैं तो अगला इनका जुडिशरी पावर की बात होती है। देखिए न्यायिक शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति साहब क्या कर सकते हैं, तो राष्ट्रपति साहब न्यायिक शक्ति के अंतर्गत जो भी आपके किसी व्यक्ति को समझ कर पनिशमेंट मिला हुआ है तो उस पनिशमेंट को कम कर सकते हैं या उसके स्वरूप में परिवर्तन कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी व्यक्ति को कैपिटल पनिशमेंट या फिर मृत्युदंड की सजा मिली तो उसे क्षमादान में आपका परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, और क्षमादान वाली शक्ति का पावर केवल और केवल जो राष्ट्रपति साहब को प्राप्त होता है, राज्यपाल को नहीं प्राप्त होता है। तो कई बार इसी भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन करके आए हुए हैं। और देखिए इसके बाद इनकी अगली पावर है इमरजेंसी पावर की बात करते हैं, जिसे हम लोग आपातकालीन शक्तियां करते हैं। इस संदर्भ में आपके जो है कि 3 अनुच्छेद काफी महत्वपूर्ण होते हैं। वो कौन कौन सा आपका है, तो आपका आर्टिकल जो है कि 352 आपका है, आपका आर्टिकल 356 आपका है और आपका आर्टिकल 360 आपका है। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है, आपका जो है कि आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपात की घोषणा की बात की जाती है। ठीक है, जो आपकी नेशनल इमरजेंसी होती है ये आर्टिकल 352 के अंतर्गत लगाया जा सकता है।
और राष्ट्रीय आपात लगाने का आधार क्या होता है? तो इसका आधार आपका या तो युद्ध हो गया हो, या फिर सशस्त्र विद्रोह हो गया हो, या जो है कि आंतरिक अशांति आ गई है, तो इस आधार पे हम लोग नेशनल इमरजेंसी को लगा सकते हैं और ये राष्ट्रपति के द्वारा आपका लगाया जाता है। तो अगर अपने इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में जो है कि आपका नेशनल इमरजेंसी जो है कि 3 बार लगा हुआ है। कब कब लगा हुआ था? 1962 में लगा हुआ था, जब इंडिया और चाइना का आपका युद्ध हुआ था। और कब लगा हुआ था? तो 1971 में लगा था। कब, क्यों लगा था? आपका इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। इसके बाद कब लगा था? तो 1975 में लगा था, जब आपकी आंतरिक अशांति हुई इंदिरा गांधी के समय में। तो भारत में अभी तक केवल 3 बार आपके जो है कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है। उसके बाद देखिए आर्टिकल 356 की बात करते हैं, तो इसके अंतर्गत आपका सम्मिलित किया जाता है, जब राज्य का संवैधानिक तंत्र आपका फेल हो जाता है तो उस कंडीशन में राज्यपाल के प्रतिवेदन के आधार पर हम लोग राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाते हैं। ठीक है, 360 आपका 356 के अंतर्गत कई बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन करके आया हुआ, और ये राज्यों में अक्सर लगते ही रहते हैं, कई बार आपके कई राज्यों में ये लग चुके हैं। इसके बाद वही बात करते हैं आपका आर्टिकल 360 के अंतर्गत, इसमें वित्तीय आपातकाल की घोषणा की बात की गई है। वित्तीय आपात, जिसे हम लोग फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करते हैं। तो देखिए वित्तीय आपात के काल के अंतर्गत आपका क्या होता है? तो जब आपका जो है कि मुद्रा की समस्या हो जाती है या फिर आपके मनी के संदर्भ में कोई क्राइसिस आ जाता है, उस कंडीशन में हम लोग वित्तीय आपातकाल की घोषणा आर्टिकल 360 के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, और भारत की सबसे अच्छी बात है कि भारत में अभी तक एक भी बार नहीं लगा हुआ है। तो ये सारी चीजें जो है कि आपके राष्ट्रपति की इमरजेंसी अर्थात जो है कि आपातकालीन शक्तियों से जुड़ा हुआ है। आइए इसको फिर से देख लेते हैं, काफी महत्वपूर्ण है। तो देखिए आपकी जो है राष्ट्रीय आपातकाल की बात करते हैं, अर्थात देखिए आपकी जो है कि ये वाली शक्तियां आपकी इमरजेंसी पावर की बात करते हैं। तो देखिए जो इमरजेंसी पावर के अंतर्गत ये शक्ति कौन लगा सकता है? तो राष्ट्रपति के पास इनकी शक्तियों का अधिकार होता है। और इस संदर्भ में जो है कि आपके आर्टिकल 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है, और उसको लगाने का आधार क्या होता है? तो उसको लगाने का आधार आपका युद्ध हो गया हो, या सशस्त्र विद्रोह हो गया हो, या जो है कि राज्यों में आंतरिक अशांति आपका जो है कि इंटरनल डिस्टर्बेंस हो जाता है, तो उस आधार पर हम लोग इसे लगा सकते हैं। भारत में कितनी बार लगा हुआ है? तो 3 बार लगा हुआ। 1962 में लगा था जब भारत चाइना का युद्ध हुआ था, 1971 में लगा था जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, 1975 में लगा था इंदिरा गांधी के समय, जब आंतरिक अशांति के आधार पर जो है कि यहाँ पे इसे लगाया गया था। वही बात करते हैं आपका आर्टिकल जो है कि 356 की बात करते हैं, तो जब राज्यों का संवैधानिक तंत्र फेल हो जाता है, अर्थात वहाँ की जो सरकार होती है, आपकी राज्य सरकार है, उस राज्य के शासन को चलाने में असमर्थ हो जाती है, तो उस कंडीशन में राज्यपाल के प्रतिवेदन के आधार पे राष्ट्रपति सब राज्यों में राष्ट्रपति शासन को लगाते हैं। ठीक है, तो कई बार आपका लगता रहता है। इसके बाद आर्टिकल आपका 360 की बात करते हैं, तो इसमें आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात की जाती है। तो इसके अंतर्गत अगर आप हमारे जो है कि मनी या फिर रुपए पैसे या मुद्रा के संदर्भ में कोई क्राइसिस या कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है, तब राष्ट्रपति साहब वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, और ये भारत में अभी तक कभी भी आपका नहीं लगा हुआ। ये बहुत अच्छी बात है हमारे भारत के लिए। तो चलिए आपकी जो है कि राष्ट्रपति साहब की इमरजेंसी पावर की बात होती है। इसके बाद अगले पावर पे चलते हैं। तो अगला पावर आपका है मिलिट्री पावर की बात करते हैं। तो देखिए मिलिट्री पावर की बात करते हैं, तो इसके अंतर्गत जो हमारे जो सैन्य अधिकारी होते हैं, जो हमारी तीनों सेनाएं होती हैं, या आपके थल सेना हो, या आपके वायु सेना हो, या फिर आपकी जल सेना होती है, तो तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं? प्रेसिडेंट साहब होते हैं। और तीनों सेनाओं की जो आपके सेना प्रमुख होते हैं, उनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो इनका भी अपॉइंटमेंट आपका प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। तो कहीं ना कहीं जो तीनों सेनाएं होती हैं, ये राष्ट्रपति के आदेशानुसार ही अपने कार्य को संचालित करती हैं। तो ये राष्ट्रपति की मिलिट्री पावर से संबंधित होता है। ठीक है, तो चलिए इसमें आपका क्या है, जो हमारी तीनों सेनाएं होती हैं, आपकी जल थल या वायु सेना होती है, तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं? प्रेसिडेंट होते हैं। और तीनों सेनाओं के जो आपके सेना प्रमुख होते हैं, इनका अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाता है? तो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। तो देखिए ये सारी चीजें कहीं ना कहीं जो है कि आपके ज्ञान में पूछी हुई है, और ये टॉपिक आपका काफी महत्वपूर्ण बन जाता है। तो उम्मीद करती है ये सारी चीजें आपको यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। ठीक है, और इससे जुड़े हुए क्वेश्चन भी हम लोग जो है कि सॉल्व करेंगे। तो एक बार देखिए इसको फिर से आपका रिकॉल करा देते हैं। चाहे तो आप इसे जो है कि आपको लिखना होगा मेंस में या कहीं पर भी, तो बड़े आसानी से आप जो है कि चार्ट के माध्यम से लिख सकते हैं। ठीक है, तो शुरुआत भी हमें यहीं से करनी है कि राष्ट्रपति के बारे में आपसे पूछा हुआ है, तो सीधे शुरू करिए कि हमारे संविधान के भाग 5 के अंतर्गत यूनियन में संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है।
आर्टिकल आपका 52 के अंतर्गत राष्ट्रपति के पद की बात की जाती है, और जो एक ये पद आपका सर्वोच्च संवैधानिक पद होता है, और भारत के राष्ट्रपति को भारत या देश का मुखिया कहा जाता है। और वही बात करते हैं तो ये भारत के प्रथम नागरिक होते हैं, और द्वितीय नागरिक आपके उपराष्ट्रपति होते हैं। वहीं जो हमारी कार्यपालिका होती है, इनका नाम मात्र या इनका प्रमुख कौन होता है, तो राष्ट्रपति साहब होते हैं। और राष्ट्रपति के जो है कि बनने के लिए निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए, क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। उनके निर्वाचन क्या होता है, तो तमाम चीज़ों को हम लोग जो है कि बड़े ही आसानी इस भाषा में अपनी जो है कि भाषा शैली में लिख सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। और इसी पैटर्न पे आगे भी हम लोग आने वाले जितने भी आपके टॉपिक हैं, या आपके वाइस प्रेसिडेंट हो गए, या आपके प्रधानमंत्री साहब हो गए, या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गए, या अटॉर्नी जनरल हो गए, या आपके नियंत्रक महालेखा परीक्षक हो गए, चाहे आपके सीएम हो गए, गवर्नर हो गए, विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा, सबको चार्ट के माध्यम से इसी पैटर्न पे आगे भी हम लोग आने वाले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हेलो दोस्तों, आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन सेगमेंट की तरफ। ये काफ़ी महत्वपूर्ण आपका सेगमेंट है। इसमें आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं उसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो देखिए कहीं ना कहीं आपके एग्जाम के लिए जो है कि अगर आपने जो है कि जो मैंने भी चार्ट बनाया है, अगर उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इसको बड़े ही आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए चलिए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा हुआ है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है। तो किनको सौंपता है, वाइस प्रेसिडेंट अर्थात आपके उपराष्ट्रपति साहब को सौंपते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा हुआ है कि राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो कैसे हटाया जा सकता है, संसद के द्वारा, अर्थात जो है कि आपके लोकसभा और राज्यसभा में ये अलग अलग 2/3 बहुमत से पास होता है, तब इन्हें इनके पद से हटाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा है कि राष्ट्रपति चुनाव में कोई विवाद हो जाता है तो उसका निपटारा कौन करता है। तो इसका निपटारा आपका सर्वोच्च न्यायालय अर्थात आपका सुप्रीम कोर्ट करता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने चार्ट में आपको ड्रा की हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा हुआ है कि कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन से संबंधित है। तो कौन सा आपका आर्टिकल संबंधित होता है, तो आर्टिकल आपका 57 संबंधित है। ये भी मैंने आपको चार्ट के माध्यम से बताया हुआ हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल के सदस्य होते हैं, अर्थात जो आपका राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है तो इनके निर्वाचक मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं। तो देखिए इसमें लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर होते हैं, राज्यसभा के भी आपके इलेक्टेड मेंबर होते हैं, विधानसभा के भी होते हैं, लेकिन विधान परिषद के आपके इसमें नहीं होते हैं। तो इसको भी हम लोग काफ़ी डिटेल से पढ़ा हुआ था, तो इसको फिर से हम लोग देख लेते हैं। जो आपके राष्ट्रपति साहब का निर्वाचक मंडल होता है तो इसमें कौन कौन होते हैं, तो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, दिल्ली और पुदुचेरी के इलेक्टेड मेंबर होते हैं, निर्वाचित सदस्य होते हैं। इसमें मनोनीत सदस्यों को सम्मिलित नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके इंपॉर्टेंट हैं। और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा हुआ है कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाले 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं। तो आपके दिल्ली और पुदुचेरी 2 आपके ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा है कि राष्ट्रपति के उम्मीदवार में कितने प्रस्तावक और कितने अनुमोदक होने चाहिए। तो ये भी आपको बता चुके हैं, 50-50 होना चाहिए, 50 प्रस्तावक और 50 आपके अनुमोदक होने चाहिए। वहीं 2020 की बात करते हैं तो ये वाइस प्रेसिडेंट अर्थात आपके जब उपराष्ट्रपति साहब आएंगे तब इसमें ऐसी कंडीशन होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा हुआ है कि राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए आवश्यक नहीं है। तो क्या चीज़ें आवश्यक नहीं है, तो देखिए राष्ट्रपति बनने के लिए आपको 35 वर्ष हो, ये बिल्कुल सही बात है। देश या भारत का नागरिक हो, ये भी बिल्कुल सही बात है। सांसद चुने जाने की योग्यता हो, ये भी सही है। पढ़ा लिखा हो, ये देखिए पॉइंट आपका गलत है। यहीं पर अगर सपोज करिए कि कोई अनपढ़ व्यक्ति है तो वो भी भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। हमारे संविधान में जो है कि पढ़ा लिखा हो या कोई क्वालिफिकेशन हो, ऐसी कोई जो है क्राइटेरिया निर्धारित नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए आपसे पूछा है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन आपका अप्रत्यक्ष होता है, अर्थात हम लोग वोट नहीं देते हैं, ये हमारे द्वारा जो चुनी हुई आपके प्रतिनिधि होते हैं उनके माध्यम से इनका जो है कि वोटिंग होता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा है कि राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर जाना चाहिए। तो कितने समय में, तो ये आपका 6 माह के अंदर भर जाना चाहिए, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण पद होता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको जो है कि भी चार्ट के माध्यम से काफ़ी डीप में बताई हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा हुआ है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व आपकी सूचना देना आवश्यक होता है। तो 14 दिन पूर्व जो है सूचना देना आपका आवश्यक होता है। तो देखिए सारे क्वेश्चन आपके अच्छे थे। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा है कि राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है। तो किसके द्वारा आपका लगाया जा सकता है, संसद के द्वारा, अर्थात आपके लोकसभा और राज्यसभा के 2/3 बहुमत से।
क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा है किस अनुच्छेद में महाभियोग की प्रक्रिया सम्मिलित की गई है, तो किस आर्टिकल में किया गया है, तो आर्टिकल आपका 61 के अंतर्गत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा है कि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो तब कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा, तब कौन होता है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। सपोज करिए ये भी आपके नहीं है तब कौन बनेगा, तो जो सर्वोच्च न्यायालय का आपका वरिष्ठतम न्यायाधीश होता है वो जो है कि आपका कार्यवाहक राष्ट्रपति बनता है। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा हुआ है कि संयुक्त अधिवेशन की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो देखिए जो आपका ज्वाइंट सेशन होता है इसकी अध्यक्षता आपके लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। और आपका जो ज्वाइंट सेशन होता है इसे बुलाता कौन है, तो बुलाते प्रेसिडेंट साहब हैं। किस अनुच्छेद में कहा गया था, आपका आर्टिकल 108 में कहा गया। तो सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछा हुआ है कि लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत का मतलब होता है बुलाना, तो जो आपका ज्वाइंट सेशन होता है किसके द्वारा बुलाई जाती है, तो प्रेसिडेंट के द्वारा आपकी बुलाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे पूछा है किस अनुच्छेद में संयुक्त अधिवेशन संबंधित अनुच्छेद है, तो किस अनुच्छेद में आपका, तो ये बता चुके हैं आपको, आर्टिकल 108 के अंतर्गत है। ठीक है, आर्टिकल आपका 108 में ज्वाइंट सेशन की बात की गई है। तो इसके हिसाब से आपका आंसर इसमें दिया नहीं हुआ, तो आपका आंसर हो जाएगा 108 में आपका दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे पूछा है कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो भारत का प्रथम नागरिक आपका प्रेसिडेंट होता है। और वहीं अगर बात करते हैं कि राज्य का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो राज्य का प्रथम नागरिक आपका राज्यपाल होता है। ये सारी चीज़ें भी आपको चार्ट में डिस्कस की गई हैं। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आपके ये हैं। इसके बाद देखिए अगले क्वेश्चन सेगमेंट पे आते हैं। तो इसमें आपसे क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे पूछा है किस अनुच्छेद में संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, तो आपका आर्टिकल 53 में होती है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट आपका था, चार्ट मैंने आपको बताया हुआ हूँ। क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे पूछा है किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति अध्यादेश ला सकते हैं, तो आर्टिकल आपका 123 1 to 3 के अंतर्गत ऑर्डिनेंस लेके आ सकते हैं। वही राज्यपाल की बात करते हैं तो राज्यपाल आपका 213 में लेकर के आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे पूछा हुआ है कि जब कोई विधेयक दोनों सदनों अर्थात लोकसभा राज्यसभा में पारित कर दिया जाता है तो उसे रोकने का अधिकार किसे प्राप्त होता है, तो किसे होता है, प्रेसिडेंट साहब को होता है। चार्ट में के माध्यम से मैंने इसको आपको जो है कि डायग्राम को यहाँ पे बनाया हुआ था। क्वेश्चन नंबर आपका 22 में पूछा हुआ है कि भारतीय डाक के संदर्भ में जेबी विशेषाधिकार, इसको इंग्लिश में आपका पॉकेट वीटो बोलते हैं, तो किस राष्ट्रपति ने किया था, तो ये आपके ज्ञानी जैल सिंह साहब ने किया था भारतीय डाक के संदर्भ में। क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे पूछा हुआ है कि राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करते हैं, अर्थात जो प्रेसिडेंट साहब होते हैं किसका अपॉइंटमेंट करते हैं, तो देखिए आपके महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल की करते हैं, कैग अर्थात आपके नियंत्रक महालेखा परीक्षक की भी करते हैं, राज्यपाल की भी करते हैं, अर्थात जो है कि उपरोक्त सभी आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 24 में आपसे पूछा है कि राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं होता है, तो देखिए इसमें राष्ट्रपति साहब को क्षमादान का भी अधिकार प्राप्त है, ऑर्डिनेंस अर्थात अध्यादेश का भी अधिकार प्राप्त है, आपातकालीन अधिकार भी प्राप्त होता है, लेकिन जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का अधिकार इन्हें प्राप्त नहीं होता। ये सारी चीज़ें जो है कि हमने राष्ट्रपति के शक्तियों के अंतर्गत अभी देखी हुई है। क्वेश्चन नंबर 25 में आपसे पूछा है कि राष्ट्रपति के कम से भारत में प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, मतलब कि राष्ट्रपति की जो क्रम आपका था उसमें पहले राष्ट्रपति आपके कौन थे, तो ये आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे जिन्होंने लगातार 2 कार्यकाल को पूरा किया हुआ था। तो देखिए इससे फैक्ट से भी आपके कुछ क्वेश्चन बन के आ जाते हैं, तो ये कुछ फैक्ट भी आपका देख लेते हैं जो कि आपके क्वेश्चन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो देखिए मिसाइल मैन के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो APJ अब्दुल कलाम। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। पहले राष्ट्रपति जिन्होंने लगातार 2 कार्यकाल को पूरा किया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऐसे राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु काल के दौरान हुई थी, तो आपके जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली साहब थे। और निर्विरोध निर्वाचित होने वाले प्रेसिडेंट कौन थे, तो नीलम संजीव रेड्डी साहब थे। अगला आपका जो है कि ऐसे राष्ट्रपति जिन्होंने 4 प्रधानमंत्री के साथ कार्य किया है, तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा साहब थे। और अगला आपका पॉइंट है कि विदेशों से किए जाने वाले सभी संधि समझौते, ठीक है, अगर सपोज करिए हम किसी विदेशी से जो है कि कोई आपका दूसरा राष्ट्र है उसके साथ कोई भी आपका एग्रीमेंट या फिर कोई भी आपका ट्रीटी करते हैं तो ये राष्ट्रपति के नाम से आपका किया जाता है। और देखिए अगला पॉइंट आपका है कि कार्यवाहक राष्ट्रपति जो आपके एक्टिंग प्रेसिडेंट होते हैं वो कौन कौन बने थे, तो VV गिरी साहब बने थे, मोहम्मद हिदायतुल्लाह साहब बने थे और BD जत्तरी साहब बने हुए थे। 3 हमारे जो है कि कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हुए हैं। और देखिए अगला पॉइंट आपका है कि सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति कौन बना था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे।
और सबसे कम समय तक कौन बना था, तो आपके जाकिर हुसैन साहब, आपके 1 वर्ष 11 माह बने हुए थे। वहीं अगला पॉइंट आपका है कि ऐसे राष्ट्रपति जो CJI थे बाद में कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, तो कौन था आपका, मोहम्मद हिदायतुल्लाह साहब थे। तो ये सारे आपके जो है कि इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चन के रूप में बन के आ जाते हैं। तो आइए अगला जो है कि क्वेश्चन वो देखते हैं। ये भी क्वेश्चन सेगमेंट आपका काफ़ी महत्वपूर्ण जो आपके CGL SSC या UPSI में या अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में आपसे पूछा हुआ है, इसमें मैंने आपको ऑप्शन नहीं दिया हुआ, डायरेक्ट आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, इजी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 26 में आपसे पूछा हुआ है कि कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, तो कौन होता है आपका, ये प्रेसिडेंट साहब होते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में आपसे पूछा हुआ है कि राष्ट्रपति संसद में कुल कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, तो देखिए लोकसभा में 2 करते हैं और राज्यसभा में कितने करते हैं, 12, तो टोटल कितने हो गए, 14 सदस्यों को राष्ट्रपति साहब संसद में मनोनीत करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 में आपसे पूछा हुआ है कि राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए, तो न्यूनतम आयु आपका 35 ईयर होना चाहिए, लेकिन मैक्सिमम आयु का जो है कि हमारे संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 29 में आपसे पूछा हुआ है कि राष्ट्रपति किसका अभिन्न अंग होता है, तो किसका आपका अभिन्न अंग होता है, पार्लियामेंट अर्थात संसद का अभिन्न अंग होता है। और हमारी जो संसद होती है ये 2 सदन और राष्ट्रपति से मिलकर के बनी होती है, आपका लोकसभा राज्यसभा अर्थात और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए आपसे पूछा है कि एंग्लो इंडियन में कौन मनोनीत करता है, जो आपके आंग्ल भारतीय होते हैं तो मनोनीत कौन करता है, तो इसे प्रेसिडेंट साहब जो है कि मनोनीत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में आपसे पूछा है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं, तो राज्यसभा में 12 सदस्यों को प्रेसिडेंट साहब मनोनीत करते हैं, जो कि कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा से आपका जुड़े होते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में आपसे पूछा हुआ है कि राष्ट्रपति साहब को वेतन कहाँ से दिया जाता है, तो कहाँ से दिया जाता है, ये आपका भारत की संचित निधि से दिया जाता है। कितना दिया जाता है, 5 लाख रुपए, जो कि आपका इनकम टैक्स फ्री होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 33 में आपसे पूछा है कि वित्तीय आपात की घोषणा कितनी बार की गई है, तो ये आपका एक भी बार नहीं की गई है, 0 बार, ठीक है, कभी नहीं की गई है। ये किस अनुच्छेद में इसकी बात की गई है, तो आपका आर्टिकल 360 के अंतर्गत बात किया गया है वित्तीय आपात। ये राष्ट्रपति साहब की जो है कि इमरजेंसी पावर के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 34 में आपसे पूछा हुआ है किसको भारतीय सुरक्षा बलों का सर्वोच्च कमान प्राप्त होता है, तो किसको प्राप्त होता है, प्रेसिडेंट साहब को। जो प्रेसिडेंट होते हैं ये हमारे तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में आपसे पूछा है कि राष्ट्रीय आपात की घोषणा किस अनुच्छेद में की गई है, तो देखिए नेशनल इमरजेंसी की बात आपका आर्टिकल 352 के अंदर की जाती है, 352 में किया गया। और राष्ट्रीय आपातकाल जो है कि आपका 3 जो है कि अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया गया था, 352, जिसके अंतर्गत आपका जो है कि राष्ट्रीय आपातकाल की बात की गई है। आपका आर्टिकल 356 है जिसमें राष्ट्रपति शासन अर्थात राज्यों में संवैधानिक तंत्र जब फेल हो जाता है, और आपका अनुच्छेद 307 जिसमें वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 में आपसे पूछा हुआ है कि राष्ट्रपति के लिए अधिकतम आयु सीमा क्या होनी चाहिए, तो इसके लिए हमारे संविधान में कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है। और वहीं देखिए क्वेश्चन नंबर 37 में आपसे पूछा हुआ है कि संवैधानिक तंत्र फेल हो जाने पर राष्ट्रपति शासन किस आर्टिकल के तहत लगाया जाता है, तो किसमें लगाया जाता है, आपका आर्टिकल 356 के अंतर्गत आपका लगाया जाता है। अभी जस्ट इसको एक्सप्लेन किए हुए हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 38 में आपसे पूछा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो ये आपके प्रेसिडेंट साहब करते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 39 में आपसे पूछा हुआ है कि अध्यादेश राष्ट्रपति के किस शक्ति के अंतर्गत निहित किया गया है, तो ये राष्ट्रपति साहब की एक्सिक्यूटिव पावर के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको जो अगर आप चैप्टर आपने चार्ट के माध्यम से भी जो समझाएं समझ में आ गया होगा, तो ये सारे क्वेश्चन आप बड़े ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ें आपको जो है कि समझ में आ गई होंगी, और उससे जुड़े हुए तमाम क्वेश्चन जो है कि आप बड़े ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।